गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू IAS फाइन। दिस इज़ शिवानी सक्सेना। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देशद्रोह और राजद्रोह के बारे में, जो काफ़ी करंटली आपका चर्चा में भी चल रहा है। आपको पता है कि हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया है। अब जो राजद्रोह के मामले हैं उसमें काफ़ी बढ़ती संख्या के अगर विरोध में देखा जाए तो इस फैसले का उत्साहजनक रूप से स्वागत किया गया है। आखिर ये देशद्रोह और राजद्रोह होता क्या है? क्या ये एक कानून है? क्या हमारे IPC की धारा में ये कानून है तो क्यों है? आखिर इसकी डेफिनेशन है क्या? आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे इसके बारे में जानेंगे। आपको समझना होगा इसमें कि जो भी 124 क्या है और सेडिशन क्या है, राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है, क्या ये हमारी जो देशद्रोह दंडनीय है या नहीं है। आज की वीडियो में बहुत सारी नॉलेज हम लोग गेन करने वाले हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट में इसीलिए बताऊंगी क्योंकि अगर आप पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पता रहेगी तो आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आने वाला है। इसीलिए वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। चलिए जानते हैं राजद्रोह और देशद्रोह के बारे में, आखिर ये अपराध क्यों माना जाता है। आपको पता है कि क्या हुआ था? आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति पे देशद्रोह का मामला चलाया गया, फिर भी ये लोग जेल में क्यों नहीं गए? क्या IPC के देशद्रोह का अपराध है या नहीं, ये बात यहाँ पे आपको जाननी है। हमारी जो IPC है 1860 में वो आई थी। 1834 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था। ये आपको बातों को नोट कर लेना है। जिसमें क्या हुआ था, आपका चेयरपर्सन जो रहे थे वो आपके रहे थे लॉर्ड मैकाले। अब इन्होंने क्या किया, IPC तब थी, ठीक है, इन्होंने IPC की जो आपकी डिफाइनिंग की थी, अब 1860 में ये लागू की गई थी और ये पूरे भारत में लागू कब हुई थी? पूरे भारत में लागू हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में ये पूरे भारत में लागू की गई थी। और उस टाइम जो भारत है वो देश जैसे किसी भी स्थान का अस्तित्व नहीं था। रिपीट अगेन, उस टाइम पे क्या था? भारत देश जैसे किसी भी स्थान का अस्तित्व नहीं था। देशद्रोह की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो देशद्रोह और राजद्रोह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए लाइन को नोट करते चलें। आपको पता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जो काफ़ी एक तरीके से रियासतों में बटा हुआ है। राजा राज्य का प्रमुख हुआ करता था और उसमें अगर देखा जाए तो अगर हम उसे समझेंगे कि एक राज्य ही एक देश है। क्या है? एक राज्य ही एक देश है। देश या फिर जैसा यूनाइटेड जैसा कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से आज हम बोलते हैं कि ये एक देश है, तो उस टाइम पे देश जैसा कोई भी यूनाइटेड नहीं था। तीन तरफ जो समुद्र से घिरा हुआ जो भूभाग है, उन्हें क्या किया था अंग्रेजों ने? इससे क्या कहा था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा था। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नाम दिया है वो अंग्रेजों ने ही दिया था। भारत देश में कोई भी अस्तित्व नहीं था उस टाइम पे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आप समझने की पूरी कोशिश करें। भारत का अस्तित्व कब आया था आपको पता है? भारत का जो अस्तित्व है वो आखिर आया कब था? आपको पता है कि जब भारत का संविधान बना था तो हमने देश के वास्तविक नामकरण किया था। आज़ादी के बाद देश को पूरी तरीके से यूनाइटेड करने की जो जिम्मेदारी थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसको थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थी। और अगर देखा जाए तब संविधान बना था तो देश का नाम रखा गया था भारत अर्थात इंडिया। क्या रखा गया था देश का नाम? भारत अर्थात इंडिया। ये हमारे देश का नाम है। अगर आप इसके आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सॉरी, आपको पता है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे देश का क्या नाम था। हमारे देश के दो नाम हैं, नंबर 1 भारत और नंबर 2 है इंडिया। नंबर भारत और इंडिया, ओ नो, आप तो सोच रहे होंगे कि हम भारत को तो इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में भारत को भारत ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी भारत को भारत ही बोलते हैं। इंडिया को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भी इंडिया ही बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देश के दो नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया। और ये क्या है? ये राज्यों का संघ है। भारत का अस्तित्व कैसे है?
ये हम जानेंगे। हमारे पास क्या है, 28 स्टेट्स हैं और जो 9 हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं, 1 एनसीआर है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। इनसे मिलके क्या बनता है, इनसे मिलके भारत देश बनता है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि देशद्रोह जैसा कोई भी लॉ हमारे आईपीसी में नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें आईपीसी में कोई भी देशद्रोह जैसा कोई भी लॉ नहीं है। आईपीसी आप देखेंगे, आईपीसी 1860, ठीक है, सेक्शन आप 124A के बारे में बात करते हैं, ठीक है, धारा ये आपका 121 है, हम यहाँ पे बात करेंगे 124 के बारे में। आखिर ये है क्या, आपको पता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में क्या हुआ था कि ये एसेंशियल शब्द की बात करता है जिसका हिंदी में मतलब होता है राजद्रोह। क्या होता है इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है राजद्रोह, मतलब जो राजा, वो राजा जो हमारे देश पे राज करता है। ये अंग्रेजों के शासन की टाइम की बात है। हम यहाँ पे कौन से राजा की बात कर रहे हैं, जॉर्ज पंचम। आपको पता है ये यूके के राजा थे जो हमारे देश पे शासन कर रहे थे, जिसके हम लोग जो थे वो गुलाम थे। अगर कोई भी व्यक्ति उनसे बोलता था तो उन्हें जेल भेजने का प्लान किया गया था इस सेक्शन के अंतर्गत। तो ये राजद्रोही है या फिर देशद्रोही नहीं है, ये आपको समझ लेना है। तो ये क्या हुए, आपके राजद्रोही हुए, देशद्रोही बिल्कुल भी नहीं हुए। आईपीसी की धारा अगर देखा जाए 1890 1890 124A, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करें, राजद्रोह के बारे में। इस धारा में आखिर कहा क्या गया है, आपको पता है कि इस धारा में कहा गया है कि धारा 124 का भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। तो यहाँ पर शब्द राजद्रोह है, देशद्रोह नहीं है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तबीयत थोड़ा डाउन है। आपको मैंने बताया था कि धारा 124 का भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। तो यहाँ पे शब्द क्या आया, राजद्रोह आया, ना कि देशद्रोह आया। इस धारा में कहा क्या गया है, आइए जानते हैं। जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध लिखकर या फिर बोलकर, संकेत द्वारा या फिर अभिव्यक्ति करके जरिए वो क्या करता है, अप्रीति या फिर नफरत फैलाता है, तो या फिर ऐसी कोशिश करता है, तब मामले में आईपीसी की धारा 124 के तहत केस बनता होगा उस पर। अब तो केस बन जाएगा तो इस कानून के तहत वो दोषी पाए जाने के में अधिकतम क्या होगा, उम्र कैद की सजा उसे हो सकती है। उम्र कैद की सजा 100% होगी ही होगी उसे, ये आपको जान लेना है, यहाँ पे उसका प्रावधान है। वही इस कानून के दायरे में स्वास्थ्य आलोचना नहीं आती है। देश के द्वारा कुछ कहना इस सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी फोकस के साथ सुन लेना है इसको। अब देन आपका आता है आईपीसी की धारा 1860 124A। आखिर ये क्या होता है, इसमें आपका 3 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। वो 3 एक्सप्लेनेशन में आखिर कहा क्या क्या गया है, इसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाया जाने वाला है। पहले जानते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में इसका कहा गया है, अप्रति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति, शत्रुता या फिर समस्त भावनाएं आती हैं। अगर एक्सप्लेनेशन 2 की बात करी जाए, घृणा, अपमान या फिर प्रद्युत का परिवर्तन किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण तरीके से साधनों द्वारा उनको परिवर्तन कराने की दृष्टि से अनुमोदन किया जाए, या फिर प्रकट कराने वाले टीके की प्रवृत्तियाँ या फिर इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जाएंगी। ये आपका एक्सप्लेनेशन 2 है। अगर थर्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें आपको पता चलता है कि घृणा, अपमान या फिर अप्रतिति को परिवर्तन किए बिना सरकार के प्रशासनिक या फिर अन्य क्रिया को लेकर प्रति अनुमोदन करने वाली जो भी टिप्पणियाँ हैं इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं मानी जाएंगी। जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, अगर यहाँ पे आपका देखा जाए क्रिटिसाइज करना हमारा मूल अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार लोगों को शायद होना चाहिए, बट देश के खिलाफ कुछ भी बोलना शायद आपका अपराध होना चाहिए। ओके,
जिसे आपका किसके अंदर लाया जाना चाहिए, देशद्रोह के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि देश के बारे में बात हो रही है, राज्य के बारे में नहीं हो रही है। अब एक दो केसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकाश डाला है इस धारा के बारे में। आपका नंबर 1 जो केस है वो नाजिर खान का है, आपका वर्स स्टेट ऑफ दिल्ली। ये जो केस है आपका 2003 का है। अब जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है और जिसमें ये पता चलता है कि ये एक तरीके से हैकटेड सरकार के खिलाफ घृणा या फिर पैदा करने के लिए काफ़ी है, तो इतना ही काफ़ी है उस व्यक्ति की सज़ा देने के लिए। एक दूसरा केस है जिसमें आपका केदारनाथ सिंह है, स्टेट ऑफ बिहार के। ये जो मामला है, ये केस जो है वो आपका 1962 का है। इस केस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका सेक्शन 124A और 505 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अव्यवस्था पैदा करने के लिए लोगों को रोकते हैं, सरकार के खिलाफ किसी भी बात करने के लिए या फिर घृणा पैदा करने के लिए रोकते हैं। ऐसी किसी भी बात को करना जिसे डिसऑर्डर पैदा होता है, तो सरकार के खिलाफ घृणा पैदा होती है, तो वो एक तरीके से दंडनीय अपराध होगा। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना होगा कि किस तरीके से 124A क्या होता है और राजद्रोह देशद्रोह में अंतर पता चला होगा, देशद्रोह दंडनीय है या नहीं है, सबके बारे में काफ़ी अच्छे से आपने जाना होगा। इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि राजद्रोह कानून को इस आधार पर समाप्त करने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपकी क्या राय है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।